बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम जो है वो टेक्निकल एंड बिज़नेस राइटिंग या टेक्निकल राइटिंग का 2024 वाला पास पेपर जो है वो तैयार करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके रिलेटेड जो है वो डिस्कशन जो है वो आप लिखें। तो ये मेरा कुछ टेस्ट था जो मैंने कहा इधर से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आसानी हो जाएगी याद करने। ये एक स्पीच है, एक आइडिया है इन विच वी जनरेट और टॉक अबाउट आइडियाज़ और पीस ऑफ वर्क इन अ फ्रंट ऑफ ऑडियंस। क्या होता है, ये एक ऐसी स्पीच है या एक ऐसा आइडिया है जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं, वी जनरेट और टॉक अबाउट आइडियाज़, हम जो है वो आइडियाज़ के बारे में क्या करते हैं, टॉक करते हैं, और पीस ऑफ वर्क है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रंट ऑफ ऑडियंस के सामने। यहाँ प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है, आइडिया है या इशू है जिसको हम डिस्कस करते हैं इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या ऑडियंस। ठीक हो गया। अब इसका पर्पस क्या है, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स नज़र आ रही है, मतलब मेरे पेपर की स्किल्स जो मैंने प्रेजेंट किया है वो नज़र आ रही है, मतलब कि मैंने पर्पसेस लिखे हैं तो मैंने उनको जो ये तो बहुत गंदे लिखे हैं, तब मैं बिल्कुल न्यू सेमेस्टर में थी, मेरे ख्याल ये फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हैं मेरे ना, और अब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी हुई है, 21 से 25 वाला मेरा सेशन है, तो ये तब के मेरे नोट्स हैं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मेरी वीडियो में अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी कि किस तरह से ना आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, किस तरह से बुलेट इस्तेमाल करने हैं। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है ना, या इंग्लिश से रिलेटेड जैसे मतलब इंग्लिश वाला पेपर है, थ्योरी वाला जिसको कह लें, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि पेपर में नंबर किस तरह लिए जाते हैं। पर्पस लिखे टू इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, टीच करने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है। टोन क्या होती है, इसमें हमारी दो तरह की टोन होती है, फॉर्मल भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। मतलब अगर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को तो मेरी टोन अभी फ़िलहाल फॉर्मल है, मैं मतलब जैसे बात करी हूँ वैसे है, लेकिन मैं अंदर अंदर पंजाबी बोल देती हूँ, तो वो क्या है, मेरी टोन इनफॉर्मल हो जाती है। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन की, किस तरह से मेथड जो है ना वो क्या करना है, किस तरह क्या मेथड है प्रेजेंटेशन के, एक्सटेम्पोरेनियस, इम्प्रोम्प्टू, मेमोराइज्ड, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये लाजमी आपको याद होनी चाहिए। एक्स टेम्पोरेनियस जिसको हम प्रोम्प्टू भी कहते हैं, ठीक है, ये एक कन्वर्जेशनल इन टोन होता है, इसकी टोन क्या होती है, कन्वर्जेशनल होती है, बातचीत वाली होती है। ये हमें इंप्रेशन देता है, ऑडियंस को इंप्रेशन देता है ऑडियंस के साथ, मतलब बातचीत करने वाला। इसका पर्पस होता है कि वही जो पर्पस प्रेजेंटेशन के ऊपर पढ़ के हैं वही वाला इसका पर्पस है, क्या अपनी ऑडियंस को क्या करना, टीच करना, पढ़ाना। इम्प्रोम्प्टू में क्या होता है कि इसकी इट इज़ द काइंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू आर नॉट रेडी बट यू आर डिलीवर द प्रेजेंटेशन। आप रेडी नहीं हो प्रेजेंटेशन के लिए लेकिन आप डिलीवर कर रहे हो। मतलब जैसे कह लो कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने जैसे एक जो है ना कह लो कि सेमिनार है, तो जो सेमिनार दे रहा है उसने आपको खड़ा कर लिया कि आओ स्टेज पे बताओ आप मैंने क्या पढ़ा है, तो वो स्पीच आपके लिए इम्प्रोम्प्टू है, आपने नहीं तैयार किया हुआ कि आपने क्या डिलीवर करना है। लेकिन वो जैसे ये भी कह लो कि टीचर आपको, आप बातें कर रहे होते हो बैक बेंचर बन के, और टीचर आपको बुला लेती है जाओ जी स्टेज पे आके जो है वो एक्सप्लेन करो, तो वो स्पीच हमने तैयार नहीं की होती, वो बातें हमने तैयार नहीं की होती, वो प्रेजेंटेशन हमने तैयार नहीं की होती। ठीक है, और वो हमें टीचर कह देती है, उसको वो कौन सी टाइप में आ जाएगी, इम्प्रोम्प्टू में आ जाएगी। मेमोराइज में क्या होती है, ऐसी स्पीच, ऐसी प्रेजेंटेशन जो हमने याद की होती है, मेमोराइज़ की होती है, उसको हम कहते हैं मेमोराइज स्पीच कहते हैं। ठीक है। लर्न बाय हार्ट, जैसे कि हम कह लो कि कोई ना कोई एग्जांपल के तौर पे आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कोई एक स्टूडेंट ने जो है वो कोई भी स्कूल में इवेंट आया और उसने जो है ना ग्रेजुएशन सेरेमनी आई और उसने जो है वो स्पीच दी। ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युस्क्रिप्ट, इट इन विच यू टेक अ पेपर। इसमें क्या करते हो, आप अपने पेपर आप ना स्टेज पे कोई ना कोई पेपर ले जाते हो और उधर से देख देख के पढ़ते हो, इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। एंड इट रीड ओनली इन द ऑडियंस के सामने, यू हैव द कंसंट्रेशन ओनली, आपकी जो है वो कंसंट्रेशन होती है, जाहिर सी बात है पेपर एक ले गए उसके ऊपर होती है, ऑडियंस के सामने होती नहीं है, तो आपका और ऑडियंस के दरमियान क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन ऑडियंस के साथ बननी थी वो नहीं बन पाती। ठीक है, तो ये सीन है इसमें। उसके बाद है लोकेल ऑफ प्रेजेंटेशन के क्या क्या चीज़ें अब मैंडेटरी हैं कि होनी चाहिए। आपका आई कॉन्टेक्ट आपके ऑडियंस के साथ होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब अगर आप जैसे मैं बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, मैं मतलब अब मैं बता रही हूँ ना, तो मैं बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी को मूव करना, मतलब ये कि मैं अगर समझा रही हूँ तो मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, तो मतलब थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपके दरमियान, मेरे दरमियान, आपके दरमियान थोड़ी वो कह लो कि वो क्या हो रही है, कन्वर्जेशनल टोन हो रही है। ठीक है। तो इसी तरह बॉडी होता है कि अगर आपने चलना है तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना है और इस तरह कंधे लटका के नहीं चलना, इस तरह। गेस्चर अपने परफेक्ट रखने हैं, गेस्चर यही इसी चीज़ को कहते हैं कि आपकी जो
बॉडी लैंग्वेज है ना वो ठीक रखना है, ठीक है। ये अगर बैठना है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, टांग के ऊपर टांग जो वो रख के नहीं बैठना, इस तरह। वोकल कोड मतलब जो बोलना है बिल्कुल गला साफ करके बोलना है, ये ना हो के अंदर वाली चीज़ आए, वो वाली। फेशियल एक एक्सप्रेशन, ये मैंने फेशियल की स्पेलिंग मेरे तक गलत लिखे हुए हैं, क्या होता है फेशियल की स्पेलिंग, दिस वन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के मतलब आप जो बोल रहे हो ये नहीं दांत निकाली जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपके फेस के एक्सप्रेशन जो आप बात कर रहे हो उसके रिलेटेड होनी चाहिए। आप जो इन्वायरमेंट में दे रहे हो, ठीक है, जिस आपका इन्वायरमेंट जो दे रहे हो ना वो बिल्कुल पुरसकून होना चाहिए। ये ना अगर आप अटेंशन ही नहीं अपनी ऑडियंस की ग्रैब कर रहे हो तो बच्चे पीछे बातें कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे थे ना मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान, मेरा दिल करता है 2 रख के चमाट मारूँ। वैसे मैं जब प्रेजेंटेशन देती थी ना तो मेरी ना जैसे कह ले कि वो ये गॉड गिफ्टेड है कि मतलब मेरी जो पिच है वोकल कोड की वो ज़रा ना ऊंची होती है, तो मतलब मैं फ़्लो नहीं अपना ख़राब करती ना अपनी प्रेजेंटेशन देने में। और बच्चे जो है वो जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ ना तो कोई क्लास में बोलता नहीं था, मतलब बिल्कुल चुप, ऐसे मुझे ऐसे ही प्रेजेंटेशन देना पसंद है। उसके बाद है कि आपको ड्रेसिंग सेंस आपकी मैटर करती है। ये नहीं हो जी लाल रंग की दूसरी कमीज़ पाई हुए थे वाइट कलर का ट्राउज़र, मतलब थोड़ी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये मैटर करता है। उसके बाद आता है पोडियम आपका परफेक्ट है। ये पोडियम वो कहते हैं वो जैसे जिसको हम डाइस बोलते हैं, उसके ऊपर माइक लगा होता है, अटैच होता है ना, उसको हम पोडियम बोलते हैं, वो परफेक्ट होना चाहिए। आप टाइम पे पहुंचो, आप अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये प्रेजेंटेशन, ये सिंपली प्रेजेंटेशन ये हर किसी को आती हैं, बस ये 4-5 जो है ना वो आप लोगों ने ज़बानी याद रख लेनी, अपने अल्फाजों में लिख देना। उसके बाद है टाइप ऑफ लिसनर। हमारे पास 3 तरह के टाइप लिसनर होते हैं, मतलब जो हमारी प्रेजेंटेशन को सुन रहे होते हैं। वॉलंटियर, पासर बाय और कैप्टिव्स। वॉलंटियर बोलते हैं वो जिनको ज़बरदस्ती बिठाया होता है, ठीक है, जिनमें अपनी क्लास के बच्चे या कह लो या अपने साथ वाले स्टूडेंट्स। पासर बाय जो मतलब पास से गुजर रहे हों और उनको आपकी आवाज़ जा रही है उसको बोलते हैं। और कैप्टिव्स वो कहते हैं जो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको नंबर देने होते हैं, वो वाले बंदे आ जाते हैं। अब जो स्ट्रेटजी ऑफ अ प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपने कोई ना कोई जो है ना वो एक टॉपिक को चूज़ करना होता है और उस टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो अपने मटेरियल वगैरह, सबसे पहले टॉपिक जो है ना वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद आपने गैदर सपोर्टिंग आइडियाज़, आपने उसके रिलेटेड जो है ना वो आइडियाज़ और मटेरियल और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो क्या करनी होती हैं, कलेक्ट करनी होती हैं। आप पेपर की हालत देख रहे हो जी, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से 2 दफ़ा। उसके बाद है एनालाइज योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को करना है, एनालाइज करना है, देखना है कि आप आई कॉन्टैक्ट जो वो लाजमी होना चाहिए आपकी सब ऑडियंस के साथ। उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना है कि पहले मैंने ये बात करनी, उसके बाद मैंने पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर पर्पस बताने, फिर ये बात करनी, फिर ये वाली बात करनी, इसमें इस तरह। फिर आ जाता है बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, स्पोर्टिंग डिटेल्स आ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल कंपेयर एंड कंट्रास्ट, सिमिलरिटीज, रिलेटेड एग्जांपल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम 70 दफ़ा पढ़ हटे हैं, ठीक है, ये वही वाले हैं। उसके बाद है आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने जो है ना वो जैसे कह लो टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करते हैं ना, वैसे वो टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। उसके बाद है विजुअल एड्स में आपका वो कहते हैं प्रोजेक्टर वगैरह आ जाएगा, ठीक है, मतलब किस तरह से आपने जो है ना वो देना है, और विया टेलीफोन देना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है, रिहर्स एंड रिवाइज। आप जो है ना वो पहले रिहर्सल करते हो, फिर शीशे के सामने खड़े होकर, मैं तो ऐसे ही करती थी, शीशे के सामने खड़े होकर जो है वो बोलती रहना और फिर उसको जो है ना वो रिवाइज हो जाना है। तो ये इसमें पॉइंट क्या जाएंगे, बॉडी आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा, वाई यू मेक प्रेजेंटेशन, तो क्या आप जो है ना वो क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो हमने अपने ऑडियंस को देना है, इसलिए हम जो है ना वो क्या करें, अपनी ये प्रेजेंटेशन का जो है ना वो यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड फॉर्मल रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो मैंने बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आइडिया, जो भी प्लान, जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया होता है उसको हम जो है हम देखते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हम जो है ना क्या करते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स में अपनी टोन, फॉर्मल ये मैंने टाइप्स ये सारी एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो देख सकते हैं। उनमें सिर्फ मैंने जो है ना इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आप इसको जो है ना इनके पॉइंट्स आगे डिस्कस कर सकते हो, मतलब इनके पॉइंट्स के जो नाम है ना वो दोनों के तकरीबन सेम होंगे मिलते जुलते, वो ये आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आएगा जी प्रोसेस ऑफ राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग हमने जो है वो पिछली वीडियोज़ में पढ़ ली, 3 टोटल वीडियो है, इसमें लाजमी आप लोगों ने देखनी है, उसमें हम इसको डिटेल वाइज डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो है वो मैं बताती हूँ क्या होता है। इसके आगे जो है ना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव राइटिंग का भी क्वेश्चन है, इसमें भी था इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, तो हम जो है ना वो लाजमी इसको जो है वो देखने वाले हैं, तो ताकि जो है ना ये टॉपिक कवर अप हो जाए, ठीक है। अब है जी इफेक्टिव राइटिंग। लगातार 3 घंटों से, मैं 3 घंटे तो नहीं लेकिन 2 घंटों से तकरीबन मैं बोल रही हूँ, तो मेरा ना वो जैसे गला वो ख़राब टाइप हो रहा है ना, इस तरह का हो रहा है। इफेक्टिव राइटिंग कैसी टाइप है जिसमें विच डज़ नॉट इंक्लूड
विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती। ये कंसाइज होता है, कोहेरेंट होता है और फ्री ऑफ एरर्स होता है, इसमें कोई ना कोई एरर भी नहीं होता। विच इंक्लूड एक्टिव सेंटेंसेस और अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये राइटिंग की डेफिनेशन है। अब है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये सवाल उन्होंने रैदा से भी पूछा हुआ है और ये करना ही करना है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने प्लान करना है, फिर आपने जनरेट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर ड्राफ्ट करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर एडिट करना है, फिर प्रूफ रीडिंग करना है। ठीक है, मैं क्या कर दी थी इनको याद करने के लिए ना, मैंने वो बनाया हुआ था, ये देखो PGODREP, मतलब मैं जो है ना वो इनको याद करने के लिए जो है ना ये पहले वर्ड्स का ना या ये उठा देती थी। ठीक है, तो आपने भी यूं ही करना है। ठीक है, तो आपने भी यूं ही करना है ताकि आपको जो है ना ये जो है वो याद रहे, पॉइंट आगे पीछे स्किप ना हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्लान करना है, प्लानिंग करना है। सेट ऑफ योर माइंड, आपने अपने माइंड को सेट करना है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, अपने आप को परसुएड करना है कि आपने ये काम, माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आइडियाज़ जनरेट। सबसे पहले प्लान बना लिया कि मैंने कुछ ना कुछ सोचना है, फिर आपने प्लान आइडिया को जनरेट करना है। व्हेन यू वांट टू राइट यू हैव टू समथिंग इन योर माइंड। जब आप कोई ना कोई चीज़ लिखने को बैठते हो, आपका दिमाग में कोई ना कोई चीज़ आती है कि आपने ये लिखना है, इसको हम बोलते हैं आइडिया जनरेशन या जनरेशन ऑफ आइडियाज़। ये जो है ना सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जनरेशन आइडियाज़। अब इस जो है ना इसके बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं, प्रीव्यूइंग, लिसनिंग, ट्री डायग्राम, आइडिया मैप। ये 4 मेथड से आप आइडिया जो है जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। ऑर्गेनाइजिंग आइडिया में क्या होता है कि व्हेन यू जनरेट आइडिया यू हैव समथिंग टू राइट इन सम लॉजिकल मैनर। जब आपने कोई ना कोई आइडिया जनरेट कर लिया है, अब आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है इन लॉजिकल मैनर, इसको हम क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। ये देखो इसके पॉइंट याद करने के लिए जो है ना वो मैंने ये बनाया हुआ है। इसके ये PLITI प्लिट मैंने बनाया हुआ था, इसके लिए जो है ना मुझे याद आ गया, प्लिट बनाया हुआ था पॉइंट याद करने के लिए। P से क्या है जी प्रीविंग, लिसनिंग, I से क्या है जी आइडिया मैप और T से क्या है जी ट्री डायग्राम। इसके लिए याद करने के लिए मैंने LCS CCP ये मैंने याद करने के लिए लफ्ज़ बनाया हुआ है। लिसनिंग पैटर्न, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न, लॉजिकल स्ट्रक्चर, कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एटसेट्रा नहीं, बस इतना ही है। उसके बाद आता है कि ड्राफ्टिंग आफ्टर जनरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आगे जब आपने अपना आइडिया जनरेट कर लिया, जब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, अब हमने उसको करना है पेपर पे इंप्लीमेंट करके बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है सिंपली उसका। ठीक है, उसके अब आप पॉइंट्स लिखोगे, फिर सब पॉइंट्स लिखोगे एटसेट्रा। 2 तरह के ड्राफ्ट होते हैं, एक रफ ड्राफ्ट होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। रफ ड्राफ्ट में कहते हैं आप अपने तमाम पॉइंट्स लिख लेते हो, एज अ रफली एक डॉक्यूमेंट बना लेते हो, एक पेपर बना लेते हो। और फाइनल ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप जो है ना उसको एक लॉजिकल मैनर में तमाम सेट कर लेते हो कि इसके बाद हमने वो एडिट नहीं करना। इसमें एडिट हो सकता है, इसमें एडिटेबल नहीं है। स्टेप्स ऑफ ड्राफ्टिंग में क्या, सबसे पहले रिसर्च करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको कंपोज करते हो। ठीक है, अगर आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ड्राफ्टिंग। सबसे पहले जी थीसिस आ जाएगा, फिर टॉपिक्स। अब किस तरह से जो है ना उसको उसका स्ट्रक्चर क्या है ड्राफ्ट का। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले अब अपने क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद रिवाइजिंग स्टेप आ गया रिवाइजिंग का। व्हेन यू मेक योर ड्राफ्ट, जब आपने अपने जो है ना पहले तो आइडिया बना लिया, फिर आइडिया को जनरेट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका ड्राफ्ट बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आइडिया को जो है ना अपने जो ड्राफ्ट बनाया ना उसको रिवाइज कर लो। अगर तो उसमें कोई कह लो कि एडिट की ज़रूरत है तो आपने जो है ना वो एरर वगैरह हैं तो उसकी यहाँ पर रिमूव कर देने हैं। 2 तरह की रिविजन जो है ना हमारे पास होती है, एक मिक्रो और एक आती है जी मैक्रो और एक मिक्रो। मैक्रो में क्या होता है कि आपका जो होल थिंक है ना या होल पर्पस है, या कोई कह लो कि होल आइडिया है, तमाम जो पूरा आइडिया है वही चेंज करना पड़ जाता है। और मिक्रो में क्या है, कोई ना कोई छोटा एरर वगैरह निकल आया तो उसको चेंज करना पड़ता है। एलिमेंट ऑफ रिवाइजिंग में कौन सा आ जाता है जी कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाइल और मैकेनिज्म। उसके बाद आता है जी एडिटिंग। जब आपने रिवाइजिंग कर लिया उसके बाद आपका फेस कौन सा जाता है, एडिट आ जाता है। रिवीजन के बाद अगर तो कोई करेक्शन की, इसमें आपने एरर ढूंढने हैं, इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। अगर तो एरर मिल गया तो इधर आके आपने क्या करना है, उसको एडिट कर देना है। ठीक है, इसको हम एडिट कहते हैं। उसके बाद आपने करना है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होती है कि आपने जो चीज़ आपने बनाई है ना उसको आपने दोबारा से एक दफ़ा जो है ना वो कह लो कि उसकी रीडिंग करनी है, कोई वो यही गलती वगैरह जो है वो ना निकले, एरर फ्री हो इस तरह। फिर एक कनेक्शन विद 7 C's। कनेक्शन आपका 7 C's के साथ है, वही वाली पहले वाली बात ही पढ़ के आए हैं। 7 C's पहले हम देख चुके हुए हैं। योर राइटिंग अबाउट मस्ट इंक्लूड, अच्छा आपकी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पंचुएशंस परफेक्टली होनी चाहिए, एग्जांपल्स होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉमास और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये हमारे पास था क्या, इफेक्टिव राइटिंग और इसके साथ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ठीक है,
अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 70 दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि टेक्निकल राइटिंग आपका सब्जेक्ट है ना, तो टेक्निकल राइटिंग का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पेपर आप लोगों का 2024 वाला, बाद जाएगा 23 वाला। अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है प्लेजरिज्म, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद फिर आगे टेक्निकल राइटिंग क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। तो इसमें अगर आप यही चीज़ें जो है दोबारा लिख दोगे तो दैट्स इट। उसके बाद आपने एक रिपोर्ट लिखनी है वीसी को। वीसी कहते हैं, वीसी था वाइस चांसलर ऑफ GCUF, और उसको किस बारे में लिखनी है कि GCUF जो है ना, स्टूडेंट्स जो है ना, क्या अफिलिएटेड वाले जो स्टूडेंट है वो क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो पहले वाली वीडियो में ना मैंने आपको रिपोर्ट का जो है वो एक स्ट्रक्चर बताया था, तो उसी के मुताबिक आपने जो है ना वो रिपोर्ट लिख देनी है, ठीक है। रिपोर्ट में कोई सब इशू जो आपको कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हो ना आप लोग सारे, तो आपको कितने ज़्यादा इश्यूज़ है ना कि ये नहीं मेरा हमारे रिज़ल्ट का मसला है, हमारे रिज़ल्ट इतने लेट आते हैं, पेपर जो है वो हमारे सर नहीं चेक करते, पेपर कहीं और से बन के आउटलाइन से बन के नहीं आते, मतलब इतने सारे मसले हैं ना उसको। तो आपने वो जो रिपोर्ट बना के जो है वो लिखते नहीं, बस सिंपली, कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। अब इसमें उसने इफेक्टिव राइटिंग नहीं पूछा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसने रिपोर्ट राइटिंग पूछा। तो रिपोर्ट राइटिंग वाला जो आपने टॉपिक है वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया प्लेजरिज्म। इसका मेरे पास नोट्स नहीं थे तो मैं इसको जो है ना वो आपको बता के निकाल के बताती हूँ। और एक और बात बता दूँ कि वो आपको जो है ना वो आपको ऐसे लिखने का भी कह सकता है। ये भी अपने बात में दिमाग में जो बात रखनी है कि आपको ऐसे भी लिखना आ जाता है। अब ये नहीं कहना कि जी ऐसे आ गया किसी भी, हाँ हमें जो जब आया था ना कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर था, तो हमें ऐसे आया था, ये क्या था, आजकल की टेक्नोलॉजी जो है ना उसके ऊपर आया था। तो अब मुझे ये बताओ कि हम क्या आजकल की टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख नहीं सकते ऐसे? इतनी सारी चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ को मतलब पॉइंट्स बना के कोटेशंस ऐड करके आपने जो है ना वो अच्छा सा ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अपना माइंड इसलिए भी तैयार रखना है कि अगर कोई ऐसे आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। ओके, इतनी बात भी क्लियर रख लेनी है। और इसके अलावा जो है ना वो एक टॉपिक 7 C's का टॉपिक लाजमी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्लेजरिज्म के जो है ना वो मैंने नोट्स निकाल लिए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। प्लेजरिज्म एक और क्या है जी, ओरिजिनेटेड 17th सेंचुरी में इसको मतलब इसकी जैसे कह लो कि ये स्टार्ट हुआ था, और ये लैटिन वर्ड प्लेयरियस से निकला था, जो कि डिफ़ाइन करता है कि आपने जो काम किया, एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ विदाउट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर और प्रिटेंडिंग इट्स योर ओन। मतलब आप क्या करते हो, किसी और का आइडिया उठाते हो और इस तरह से प्रिटेंड करते हो कि ये आपने लिखा है, इसका मतलब होता है ये प्लेजरिज्म है। जैसे मुझे बहुत बुरा लगता था जब मेरे कंटेंट पे कोई जो है ना वो अपना जैसे कह लो कि नाम लिखने की कोशिश करता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो एक्ट तो ये करवा रहा था कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसका है, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लेजरिज्म है। ये बताता है, ये अपने अल्फाज में बताता है, अपने अल्फाज में आइडियाज़ और वर्ड्स और रिजल्ट्स वगैरह बताता है, और दैट्स इट। ये सिंपली सी एक जो है ना वो डेफिनेशन थी, लेकिन इसका जो अगर देखें ना कॉपी पेस्ट जिसको हम कहते हैं ना वो वाला काम होता है। अब ये है कि वाई डज प्लेजरिज्म अकर। प्लेजरिज्म जो है वो क्यों आता है? जब हमारे पास नॉलेज या स्किल ना हो, जब हमें इनसिक्योरिटी हो और लैक ऑफ प्रिपरेशन हो, जब डेवलपमेंट इश्यूज़ जब हमारे पास हों, तो तब हम कह सकते हैं टाइम नहीं है, और जैसे कह लो तबीयत नहीं ठीक, और इस तरह से ना ये सीन हो सकता है। और उसके बाद मोस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म आर रिटन द गूस राइटर, ठीक है। ये क्या है जी, मेकिंग अ कॉपी ऑफ एन अदर वर्ड। आपने जो है ना कह लो कि एक बंदे की वर्ड टू वर्ड जो है ना कह लो कि कॉपी कर ली है। उसके बाद है जी द फोटो कॉपी राइटर, मतलब जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर लिया इस तरह। बस ये रहने दीजिएगा। उसके बाद हमें पता है टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। डेफिनेशन के बाद आपने टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म पे देना कॉपिंग, पैच वर्क। ओहो, पहला तो आ गया सिंपली आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पैच वर्क में क्या होता है कि आपने थोड़े थोड़े पार्ट उठा के जो है ना वो अपनी थीसिस में या अपनी जैसे आपने कह लो कोई ना कोई राइटिंग में, जैसे हम असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं किसी ना किसी वेबसाइट या ChatGPT से अपना डाटा उठा के लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा डाटा उठा के लिख देते हैं ताकि जो है वो शक ना जाए। उसके बाद है जी
पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। आप क्या करते हो, कहीं से डाटा उठाते हो और फिर उसको प्लेगरिज्म जो है ना पैराफ्रेज कर देते हो, पैराफ्रेज कर देते हो उसी डाटा को, तो पता नहीं चलता कि जो है ना कि आपने जो है ना वो प्लेगरिज्म मतलब पता नहीं चलता कि आपने इसे कॉपी किया या नहीं। तो पहली वाली में आ जाएगा कॉपी, इसमें 100% जो है ना वो पता चल जाता है कि ये आपने कहीं से उठाया है। पैच वर्क में क्या होता है 50% चांसेस हैं और पैराफ्रेजिंग में 0% चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, बस दैट्स इट, काफ़ी है इतना ना। ठीक है, तो ये सिंपली काम था प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म चेकर जो है ना सॉफ्टवेयर भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि आपने कहीं से उठाया है, कहाँ से उठाया। मतलब आपको तो सिंपली एक डॉक्यूमेंट दो ना, और अगर आप उसको कहो कि इसका प्लेजरिज्म चेक करो तो वो बताता है कि इतने % इसमें जो है वो प्लेजरिज्म था और ये इस वेबसाइट से डाटा उठाया हुआ था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया, उसके बाद ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब ये 24 और 23 का पास पेपर जो मैंने कवर करवा दिया, टोटल मैंने आपको शायद इसमें 6-7 पास पेपर जो कवर करवा दिए हुए हैं। 3 वीडियो टोटल काइंडली लाजमी देखिएगा, सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ ना पहले भी, तो अगर आप ये 3 वीडियो कवर अप कर लेते हो ना, तो आप लोगों का पेपर जो है ना वो 80 to 90% कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो फिर मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। CS डिपार्टमेंट से वैसे मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं जो है मेजर सब्जेक्ट मेरा CS ही है, लेकिन मैं जो है जैसे कह लो कि आप लोगों के जैसे कॉमन सब्जेक्ट है ना, जो सबके होते हैं, पार्क स्टडीज़ हो गया और ये टेक्निकल राइटिंग्स, मतलब जो सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, उन पे माइनर सब्जेक्ट होते हैं, उन पे भी वीडियोस बनाती हूँ। तो ताकि आप लोगों तक मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुँच जाए, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले मेरी मेहनत वसूल हो चुकी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।